मगर आज उस जगह पर सन्नाटा था। ना वो बुजुर्ग थे, ना कोई निशान। हारून इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें बार बार साहिल के उस कोने पर टिकती जहां कल किसी ने उसका पेट भरा था। उसके होंठ बुदबुदाए, अगर आज बाबा नहीं आए तो मैं सबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा। समय बीतता गया, रात गहराने लगी। आसमान पर तारे थे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी और लहरों की आवाज और तीव्र होती चली गई। अब उस ठंडे साहिल पर बैठकर इंतजार करना सिर्फ एक बेमतलब की उम्मीद बनकर रह गया था। बूढ़ा आज नहीं आने वाला था। हारून ने थकी हुई चाल में वापस घर की ओर रुख किया। उसके कंधे झुके हुए थे, मगर दिल में फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। आज की रात हारून की जिंदगी की उन रातों में से एक थी जो शायद कभी भूली नहीं जा सकती। ये पहली बार था जब वह अपनी बीवी के लिए कुछ भी खाने को न ला सका था। सबा जो रात का खाना खा चुकी थी, चुपचाप सो चुकी थी, जैसे उसे अब किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा। वहीं हारून घर के एक कोने में बैठा भीगी आंखों के साथ उन खाली बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी सबा बड़े प्यार से सजाया करती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया। शायद कहीं कुछ बचा हो, कोई एक निवाला ही मिल जाए। तभी उसकी नजर एक पुराने ढंके हुए पत्तल पर पड़ी जिसे किसी बर्तन के नीचे छिपा कर रखा गया था। उसे खोलते ही हारून की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसमें थोड़े से पके हुए चावल रखे हुए थे। उसकी रूह जैसे जाग उठी। खुशी से वह कह बैठा, सबा देखो, चावल। लेकिन यह कहते ही उसकी जुबान रुक गई। वह समझ गया था, ये चावल उसी की बीवी ने उससे छुपा कर रखे थे। अब सवाल यह था कि जब घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल आए कहां से। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, लगभग 1 महीना पहले जब किस्मत ने उसका साथ दिया था और वह एक मछली पकड़ लाया था, तब उसने वहीं बेचकर चावल खरीदे थे। उसके बाद तो जैसे किस्मत ने उस पर दरवाजा ही बंद कर दिया था और चावल घर में फिर कभी नहीं बने। अब उसे समझ आया कि ये वही चावल थे जिन्हें सबा ने अपने लिए बचा रखा था। हारून को इससे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। कम से कम सबा आज भूखी नहीं सोई। फिर उसने उन बचे हुए चावलों को उठाया और धीरे धीरे खा लिया। ये वही चावल थे जिन्हें सबा अपने लिए छिपाकर सो गई थी और अब वही हारून का सहारा बने। आधी रात को समंदर का पानी अक्सर और भीतर तक आ जाता था। आज भी लहरें उनके लकड़ी के झोंपड़े के पास तक पहुंच चुकी थीं। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी, जैसे सर्दी बिना दस्तक दिए आ गई हो। हारून ने कांपते हुए एक पुरानी चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की के पार समंदर की लहरें एक के बाद एक आ रही थीं, लौट रही थीं। वह उन्हें चुपचाप देखता रहा, सोचता रहा, आज मैं सुबह से भूखा था और सबा ने वो चावल भी मुझसे छिपा लिए। फिर भी न जाने क्यों शिकायत नहीं हो रही। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। इन्हीं उलझी सोचों में वह आंखें मूंदे कब नींद में डूब गया, उसे खुद भी खबर न रही। समंदर के किनारे सुबह दस्तक दे चुकी थी, मगर यह कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था, और शायद उन सबके लिए एक सबक भी, जो अपने शौहरों का साथ उनके बुरे वक्त में छोड़ देते हैं। ये वही सुबह थी जो पर्दा उठाने वाली थी उस सच्चाई से जिसे हारून अब तक देख नहीं पाया था। भोर की पहली किरण के साथ ही हारून उठ खड़ा हुआ। उसका इरादा आज भी वही था, समंदर से रोजी तलाशना। उसने एक नजर सोती हुई सबा पर डाली, शायद जिंदगी में आखिरी बार। मगर उसे यह पता न था कि सबा अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। हारून चुपचाप घर से निकल गया और अपनी कश्ती के पास पहुंचा। वो लकड़ी की जर्जर कश्ती जो उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसकी तन्हाई की गवाह थी। आज हारून कुछ अलग करने की सोच रहा था। वो समंदर में और आगे जाना चाहता था, वहां तक जहां अक्सर मछुआरे जाने से डरते हैं। इसलिए वह अपनी कश्ती को ध्यान से देख रहा था कि क्या वह इस खतरे को सह सकेगी। उधर घर में सबा भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही थी। उसने अपने छोटे से संदूक को उठाया, दरवाजा खोला और उस जिंदगी से बाहर निकल पड़ी जिसे वह अब बोझ समझने लगी थी। वह रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गई, पीछे कुछ भी न देखती हुई। आज वह अपना घर, अपना रिश्ता और अपना शौहर सब कुछ छोड़ आई थी। इधर सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। हारून ने अपनी कश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की ओर बढ़ चला। जब वह दूर तक निकल आया तो उसने अपने जाल को समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी, आंखों में एक आखिरी उम्मीद।
हर बार की तरह वह चुपचाप इंतजार करने लगा, लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हारून ने आश्चर्य से देखा, फिर धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी। पहली बार हारून ने किसी मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वह मछली उससे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी और विनती थी। छोटे मछलियों के बच्चे जाल में फंसे हुए थे, तड़पते हुए, अपनी मां के चारों ओर मंडराते हुए। वो जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लाचार थे। हारून का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे जाल को खोला और एक एक करके उन बच्चों को समंदर में छोड़ दिया। बच्चे जैसे ही पानी में लौटे, तुरंत अपनी मां के चारों ओर तैरने लगे, मानो फिर से जिंदगी उन्हें मिल गई हो। मगर मां अब भी जाल में थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में, उसके बच्चों की बेचैनी में उसे पूरी कहानी साफ दिखाई दे रही थी। मगर सच्चाई जानने के बावजूद वह असमंजस में था। आज वह खाली हाथ लौटने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसके घर में पहले से ही फाके चल रहे थे और सबा शायद अब और कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर जाल को पूरी तरह खींच लिया। बड़ी मछली अब कश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। कश्ती के इर्द गिर्द उसके मासूम बच्चे पानी में इधर उधर तैरते हुए उसे देख रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अपने मां को वापस मांग रहे हों। हारून उन्हें देख रहा था, अंदर से टूटता जा रहा था। मगर फिर उसका मन कहता, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल मैं खुद भी शायद भूख से दम तोड़ दूं। आज जो जाल में है वही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। ये मछली काफी बड़ी थी, इतनी कि अगर बेच दी जाती तो पूरा महीना आराम से गुजर सकता था। हारून ने एक बार फिर जाल में फंसी उस मछली की ओर देखा। उसके शरीर पर पानी की बूंदें लहरों की तरह फिसल रही थीं। वहीं उसके बच्चे अभी भी हारून की कश्ती के साथ तैर रहे थे, जैसे वो अपनी मां की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हों। उसने आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने उस तड़पती मछली को उठाया और समंदर की ओर फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली तेजी से तैरने लगी। हारून की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता। जा, अपने बच्चों के पास लौट जा। उस पल पहली बार हारून को महसूस हुआ कि वो केवल एक मछुआरा नहीं है, वो एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल धड़कता है। मछली ने समंदर की ओर जाते हुए एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, मानो उसकी आंखों में शुक्रिया छुपा हो। फिर वो अपने बच्चों के साथ लहरों में विलीन हो गई। हारून चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल किसी गहरे पछतावे में डूबा हुआ। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर दिया। कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। लहरों की आवाज भी जैसे थम गई थी। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वह खुद से बोला, अगर आज मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या, कम से कम वो मछली और उसके बच्चे आज जिंदा हैं, एक साथ हैं, खुश हैं। ये कहते ही उसने अपनी पीठ कश्ती के किनारे से टिका दी और आंखें बंद कर लीं। उसकी थकान, भूख और अकेलापन मिलकर उसे किसी अनजानी खामोशी में डुबो रहे थे। अचानक छपाक, कश्ती से कोई चीज टकराई। हारून ने चौंक कर आंखें खोलीं और झुककर पानी में झांका। समंदर की लहरों के बीच कुछ हल्का सा चमक रहा था। वह ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर में समझ आया, वह एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा था, सोना। पानी की सतह से वह वही बड़ी मछली उभरी थी। उसके मुंह में सोने का वह चमकता हुआ टुकड़ा था। मछली ने धीरे से वह टुकड़ा हारून की ओर बढ़ाया। हारून ने हैरानी और संकोच के साथ वह सोना ले लिया। मछली कुछ पल और रुकी, जैसे कोई संदेश देना चाहती हो, फिर लहरों के साथ समंदर में गुम हो गई। हारून कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसने अपनी हथेली में रखे उस चमकते टुकड़े को देखा। अब उसे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उस एक टुकड़े से वह कई हफ्तों का राशन, घर का सामान और बाकी जरूरतें पूरी कर सकता था। खुशी से भरकर उसने कश्ती को वापस साहिल की ओर मोड़ा और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारें शांत थीं, कमरे ठंडे। सबा, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेज धड़कने लगा।
तभी उसे वो कड़वे अल्फाज याद आए जो सबा ने कहे थे, अगर कल भी तुम मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हारून की सांस अटक गई, उसके कदम लड़खड़ाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल के भीतर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह तेजी से बाहर निकला, इधर उधर देखा, गली के कोनों तक गया, मगर सबा का कोई निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी उसे याद आया, उसके पास सबा के पिता का एक नंबर था। मगर मुश्किल ये थी, हारून के पास न तो मोबाइल था, न कोई फोन, और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हारून ने अपने पास मौजूद वो छोटा सा सोने का टुकड़ा लेकर नजदीकी बाजार का रुख किया। उसने वह टुकड़ा एक सुनार को बेच दिया और मिले हुए पैसों से सबसे पहले एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ की ओर गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से वो नंबर मिलाया जो कभी सबा के पिता का हुआ करता था। कुछ ही सेकंड में दूसरी ओर से एक कठोर आवाज सुनाई दी। क्या चाहिए तुम्हें? यह सबा के पिता की आवाज थी, भारी और सख्त। हारून ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सबा आपके पास है? उधर से ठंडी और कटती हुई आवाज आई, हाँ, वो यही है। और सुनो, अब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसने साफ कहा है कि वो अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, और आइंदा इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। फोन कट गया, जैसे किसी ने दिल के बीचों बीच एक चाकू घोंप दिया हो। दिन बीतते गए। हारून ने कई बार कोशिश की, कई रास्ते तलाशे, मगर सबा से उसका रिश्ता अब अतीत बन चुका था। कागजों पर भी और जिंदगी में भी सब कुछ खत्म हो चुका था। उसी शाम हारून फिर उसी पुराने साहिल पर आकर बैठ गया। अब उसके पास पैसा था, लेकिन सबा नहीं थी। उसे अब यह बात समझ आने लगी थी कि सबा शायद कभी उसकी नहीं थी। वो साथ थी, मगर साथ नहीं थी। जब जेब में कुछ नहीं था, तब वो चली गई। अगर साथ छोड़ना ही था, तो वजह कोई भी हो, हालात, वक्त या तंगी, लेकिन जाने वाले तो आखिर छोड़ ही जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो हालात नहीं देखते, वो साथ निभाते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन कठिन वक्त ही असली आईना होता है। वही वक्त हमें दिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन सिर्फ नाम के। जो बुरे समय में साथ